we know that the change in concentration of reactant with respect of time is called rate of reaction. So obviously rate of reaction is directly or indirectly related with the concentration of reactants. So students, we have studied this topic in 11th standard and also we are studying this topic in 12th standard. In 11th standard we studied the law of mass action and in 12th standard we are studying in chemical kinetic the rate law. So students sometimes get confused in these two laws. So hello students, I am Rajendra Sharma, your chemistry teacher, and going to tell you about difference of rate law and law of mass action. चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन से। एक्चुअली देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन की जब हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन, इट वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे। लेकिन इस लॉ के अंदर उसने जो बात कही थी उसमें इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से रिलेट किया। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस लाइक दिस, ए रिएक्टेंट having A moles and B moles of B reactant, when react with each other they form product। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट को एक्सप्रेस करना चाहूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, सो वी कैन राइट इट लाइक दैट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the molar concentration or active mass of A multiplied by molar concentration of B having some power on it। और जो पावर है वो एक्चुअली में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन किसको एक्सप्रेस करता है, किसे बताता है? ये बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन को। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन the rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration or active masses of reactant having some exponential power on them, which are stoichiometric coefficient present in balanced chemical equation। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन जो दिया था किसने? गुलबर्ग और वागे ने। इसको अगर मैं यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करता हूँ तो in that case we can write rate equals to k a raised to power a and b raised to power b। okay, so here k is a constant which can be called rate constant। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं बेटा कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इट इज प्योरली थियोरेटिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से के सिमिलर हो भी सकता है और उससे डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है या ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं, ये जो एक्सप्रेस करते हैं, ये पूरी तरह से थियोरेटिकल है। ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट भी है जिसके बारे में हम 12th स्टैंडर्ड में केमिकल काइनेटिक के अंदर स्टडी करते हैं और जिसे हम कहते हैं रेट लॉ। अब अगर हम बात करते हैं रेट लॉ के बारे में तो देखिए रेट लॉ क्या है, समझिए। रेट लॉ भी एक एक्सप्रेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रेट लॉ जो है इट इज एन एक्सप्रेशन showing rate of reaction having some exponential powers on the molar concentration। ठीक है ना, जिसमें मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर आपको कुछ ना कुछ पावर जरूर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो पावर्स हैं, द पावर्स मे और मे नॉट बी
इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, तो ये जो पावर्स हैं स्टोइकियोमेट्रिक के कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है एक्चुअली ये अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में देखते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल आएंगे। इसको हम यूं समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है A, moles of A and B moles of B, when combined with each other they form product. Here if we express the rate of reaction, अगर यहाँ पर हम rate of reaction को express करते हैं rate law की terms में, तो उस केस में हम लिखेंगे ये directly proportional है A power X and B raised to power Y। तो ये क्या हुआ, आपने यहाँ एक चेंज देखा कि जो A और B यहाँ पर हमें दिखने चाहिए थे वो नहीं दिख रहे हैं, जो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन में दिख रहे थे। क्यों नहीं दिखे? ठीक है, क्यों नहीं दिखे, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो क्यों नहीं दिखे। तो ये चीज समझने वाली है। एक्चुअली यहाँ ऐसा हुआ है कि ये जो हमने लिखा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें A और B स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे या इनकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराकर देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ के A मोल जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि X मोल अफेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली B मोल अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, Y मोल अफेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि A जो है वो X के इक्वल हो और A X के इक्वल नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि B जो है वो Y के इक्वल हो और B जो है वो Y के इक्वल नहीं हो। तो इक्वल होना वो तो एक कोइंसिडेंस है। ऐसा हो सकता है किसी एक सिचुएशन में, किसी एक रिएक्शन में जिसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और जो एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं रेट लॉ में वो आपस में सेम हो, लेकिन हमेशा इक्वल हो हम नहीं कह सकते, बिकॉज जब तक हम एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखेंगे या हमें उसका रेट लॉ नहीं पता होगा, हम नहीं बता सकते कि वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करता हूं तो रेट इक्वल्स टू K A रेज़ टू पावर X B रेज़ टू पावर Y। तो ये हमने जो लिखा है दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। इसे हम क्या कह रहे हैं? रेट लॉ कह रहे हैं। तो अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि रेट लॉ क्या है, तो हम कहेंगे रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है, इन विच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट having some exponential power which may or may not equal to the exponential power present in which may or may not equal to the stoichiometric coefficient present in a balanced chemical equation। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर एक सिंपल सी रिएक्शन लेता हूं मैं। यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन है NH3 और जब आप NH3 को डिकम्पोज करते हैं तो देखिए डिकम्पोज करने के बाद ये NH3 जो है N2 प्लस 3H2 में कन्वर्ट होती है। ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर मैं इसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लिखता हूं, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखता हूं, तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे रेट इक्वल्स टू K and NH3 रेज़ टू पावर 2। तो ये हमने लिखा है किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर इसी रिएक्शन को मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखने पर आप देखिए रेट इस तरह से लिखा जाएगा कि रेट इक्वल्स टू K NH3 रेज़ टू पावर 0। तो दोनों में आपको एक डिफरेंस दिख रहा है, यहां मैंने पावर 2 लिखा है, यहां मैंने पावर 0 लिखा है। ये डिफरेंस कैसे आया? एक्चुअली जो फर्स्ट वाला हमने लिखा है, फर्स्ट जो हमने रिएक्शन लिखी है, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड है, इट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल और पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं इसमें रिएक्टेंट को, तो आप देखेंगे रिएक्टेंट की जो पावर है वो आपके पास कितनी है? 2 है।
ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस्ड 2 हियर एज एक्सपोनेंशियल पावर। यहाँ हमने 2 को एक्सपोनेंशियल पावर की फॉर्म में लगाया है क्योंकि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो एक्सपोनेंशियल पावर की फॉर्म में यूज में आ जाते हैं जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। और अगर हम इसे लिखते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग तो हम इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नहीं देखते हैं, हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या था। और उस एक्सपेरिमेंट में हमने NH3 की कंसंट्रेशन को चेंज करके देखा, हमने NH3 की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, हमने NH3 की कंसंट्रेशन को कम किया, एंड वी फाउंड that the rate of reaction is independent of the concentration of NH3 कि rate of reaction जो है NH3 की concentration से पूरी तरह से independent है। That's why हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये क्या है, ये rate law है, ये experiment पर based है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि NH3 की कंसंट्रेशन रेट को अफेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी पावर क्या लगाई है, 0 लगाई है। अगर NH3 के 2 मॉलिक्यूल्स रेट ऑफ कंसंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पावर 2 लगाता, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन चेंज होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, रेट इक्वल्स टू के NH3 पावर 0। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ और रेट लॉ दोनों काफी डिफरेंट चीज हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एक थ्योरेटिकल लॉ है, उसको आप केवल एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख करके बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेट लॉ है इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, ठीक है। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय।